हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल के दुर्गापुर, बर्नपुर और भिलाई के फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पोस्ट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग ACTT 2023 के क्वेश्चंस रहेंगे। और ये सेल का मैराथन क्लास रहने वाला है और इसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं सभी इसके जहाँ जो सर हैं इन्हीं के बुक से लिया गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री PDF चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हेलिकल स्प्रिंग पर भार पड़ने पर किस प्रकार का प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सीड। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो हेलिकल स्प्रिंग पर भार पड़ने पर सिर उत्पन्न हो जाता है। अगला है, हेलिकल स्प्रिंग के सिरे किसी विशेष कोण पर बनाए जाते हैं। अगला है, आमतौर पर इनका प्रयोग साइकिल स्टैंड या साइकिल कैरियर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, लंबी शाफ्टों या मशीनों के घूमते हुए पुर्जों को सही स्थिति में रखने व सहारा देने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बियरिंग कहते हैं। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो लंबी शाफ्टों या मशीनों के घूमते हुए पुर्जों को सही स्थिति में रखने व सहारा देने वाले उपकरणों को बियरिंग कहते हैं। अगला है, मशीन का जो भाग घूमते हुए हिस्सों को आधार प्रदान करता है बियरिंग कहलाता है। अगला है, बियरिंग घर्षण को कम करने वाला होना चाहिए। अगला है, बियरिंग शाफ्ट को सुचारू रूप से आधार प्रदान करने वाला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेल बियरिंग बने होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वाइट मेटल के बने होते हैं। और ये जो प्रश्न जो है वो 2007 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सेल बियरिंग दो भागों में बने होते हैं। अगला है, सेल बियरिंग की बाहरी बॉडी गन मेटल, ब्रॉन्ज और कास्ट आयरन की बनाई जाती है और अंदर वाइट मेटल या बेबिट मेटल की लाइनिंग की होती है। अगला है, सेल बियरिंग भारी कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला है, यह बियरिंग भारी कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला है, यह बियरिंग तापमान की एक बड़ी सीमा पर थकान शक्ति को बनाए रखती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कम गति व अधिक भार के लिए बियरिंग किस धातु का बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कास्ट आयरन का बनाया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो कम गति व अधिक भार के लिए जो बियरिंग है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। अगला है, अधिक गति व अधिक भार के लिए बियरिंग कास्ट आयरन का बनाया जाता है, यानी कि दोनों में। अगला है, सेल बियरिंग जो है वो वाइट मेटल का बना होता है। अगला है, बियरिंग मुख्यतः वाइट मेटल, कैडमियम स्टील, क्रोम स्टील यानी कि क्रोमियम स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम तथा सिल्वर या एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं, यानी कि इन सभी से बनाया जाता है बियरिंग।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस बियरिंग में बियरिंग शाफ्ट के अक्ष के लंबवत लगी रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जनरल बियरिंग में। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो जनरल बियरिंग में बियरिंग शाफ्ट के लंबवत यानी शाफ्ट के अक्ष के लंबवत लगी रहती है। अगला है थ्रस्ट बियरिंग एक्सियल लोड सहन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला है जनरल में एक शाफ्ट या जनरल होता है जो कि सपोर्टिंग मेटल स्लीव या सेल में स्वतंत्र रूप में घूमता है। अगला है जनरल बियरिंग में कोई रोलिंग तत्व नहीं होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फुट स्टेप या पिवट बियरिंग प्रायः किसका बना होता है? और ये वाला जो प्रश्न है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी के, यानी कि ढलवा लोहा का भी बना होता है, पीतल का भी बना होता है, ब्रॉन्ज का भी बना हुआ होता है। तो फ्रेंड्स मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि टूल्स और वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है इस पर प्रश्न पूछा ही जाता है, यानी कि हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न रहता ही रहता है। इसलिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, खजाना वाला जो वीडियो है प्रॉपर उसी पे वीडियो बनाया गया, यानी कि टूल्स और वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है उस पर वीडियो मैंने बना रखा है, जो कि खजाना वीडियो के नाम से है। इस वीडियो को आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लें। अब आइए जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फुट स्टेप या पिवट बियरिंग ढलवा लोहा, पीतल, ब्रॉन्ज का बना होता है। अगला फुट स्टेप बियरिंग को कुशलता से लुब्रिकेंट नहीं किया जा सकता। अगला है फुट स्टेप बियरिंग निम्नलिखित घटकों से बना होता है। किस किस से? तो शरीर यानी कि बॉडी से, डिस्क, पिन, बूस। ओके। अगला है फुट स्टेप बियरिंग का जो बूस होता है वो गन मेटल का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। धीमी गति से चलने वाली शाफ्ट पर किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सॉलिड बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2001 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो धीमी गति से चलने वाली शाफ्ट पर सॉलिड बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला सॉलिड बियरिंग सामान्य तौर पर कम खर्चीले प्रकार के बियरिंग होते हैं। अगला ये कॉम्पैक्ट और हल्के होते हैं। अगला सॉलिड बियरिंग के पास एक उच्च भार वहन क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जहाँ पर पार्ट के घिसने की संभावना होती है वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बुश बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जहाँ पर पार्ट के घिसने की संभावना होती है वहाँ बुश बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। और ये जो वाला जो पॉइंट है यानी कि ये जो प्रश्न है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है अन्य प्रकार के बियरिंगों के विपरीत जिनमें रोलिंग तत्व होते हैं बुश बियरिंग द्रव स्नेहक पर निर्भर करते हैं। अगला है बुश बियरिंग की विशिष्ट शैलियों में स्लीव बुश बियरिंग, फ्लैंज्ड बुश बियरिंग, स्प्लिट बुश बियरिंग और क्लिंकड बुश बियरिंग शामिल होते हैं। अगला है बुश बियरिंग हाइड्रोडायनेमिक जनरल बियरिंग के समान है तथा रोटरी अनुप्रयोगों के अलावा वे रैखिक गति अनुप्रयोगों के लिए भी लोकप्रिय हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कम भार के लिए किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिंगल रॉ बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? तो कम भार के लिए। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं।
तो जिन स्थानों पर भार कम तथा बल चारों ओर से पड़े व अधिक गति हो वहाँ रॉ बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है, जिन बियरिंग में बाहरी एवं भीतरी रिंगों में केवल एक ही खांचा काटा होता है तथा इनमें गोलियों की एक ही पंक्ति होती है, उन्हें सिंगल रॉ बियरिंग कहते हैं। अगला, सिंगल रॉ बियरिंग का प्रयोग औद्योगिक पंप, कंप्रेसर, सामग्री संचालन, विद्युत मोटर्स में किया जाता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बैरल रोलर बियरिंग जो है वो सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2013 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो बैरल रोलर बियरिंग सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग है। अगला है, इनका व्यास पूरी लंबाई में असमान होता है। अगला है, ये बियरिंग सेल्फ अलाइनमेंट होते हैं जिसके कारण इसे शाफ्ट में सीधा रखने में कठिनाई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा लेपित अपघर्षक उच्च गुणवत्ता वाला फिनिश प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो लैपिंग अपघर्षक उच्च गुणवत्ता वाला फिनिश प्राप्त करने के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है, लैपिंग धातु सतह को अधिक परिशुद्ध यानी कि फिनिशिंग बनाने की प्रक्रिया है। अगला है, लैपिंग जो प्रक्रिया है वो हाथ और मशीन दोनों से की जाती है। अगला है, लैपिंग प्रक्रिया में 0.003 mm से 0.03 mm तक धातु हटाए जाते हैं। अगला है, लैपिंग प्रक्रिया में सबसे पहले जॉब पर लैपिंग ऑयल का प्रयोग करते हैं। अगला है, जैसे मशीन ऑयल, ग्रीस, मिट्टी का तेल प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक छेद के आकार को बढ़ाने और उसके सतह को बढ़ाने की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि छिदाई यानी कि बोरिंग के रूप में जाना जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक छेद के आकार को बढ़ाने और उसके सतह को बढ़ाने की प्रक्रिया को छिदाई यानी कि बोरिंग कहते हैं। अगला है, छिदाई यानी कि बोरिंग ऑपरेशन हम इसलिए करते हैं कि 10 mm का कोई होल है तो हम पहले ड्रिलिंग करते हैं, फिर उसको बढ़ाने के लिए बोरिंग करते हैं। अगला है, ड्रिल किए गए होल में छिदाई यानी कि बोरिंग करते हैं। अगला है, बोरिंग सिंगल कटिंग पॉइंट टूल होता है। अगला है, ये ड्रिल किए गए होल को बड़ा करता है। अगला है, जबकि रिमिंग एक फिनिशिंग प्रक्रिया है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ड्रिल चक को किसके माध्यम से ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल पर लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्बर के माध्यम से। और ये जो प्रश्न जो है 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्रिल चक को आर्बर के माध्यम से ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल पर लगाया जाता है। अगला है, आर्बर में एक मेन शाफ्ट होता है और सैंक होता है। अगला है, आर्बर का टेपर पार्ट होता है, सैंक जो मशीन के स्पिंडल में टेपर पार्ट होता है। सैंक जो मशीन के स्पिंडल में टेपर होल होता है
उसमें आसानी से सैंक बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि आप स्विच बोर्ड में छेद करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हस्त ड्रिल मशीन का उपयोग करेंगे। और ये जो प्रश्न है 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्विच बोर्ड में छेद यानी कि ड्रिल करने के लिए हाथ ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। और ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया हुआ है। अगला है हैंड ड्रिल मशीन दो प्रकार के होते हैं। पहला है पिस्टल ग्रिप मशीन, दूसरा है हैवी ड्यूटी मशीन। अब ये सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पिस्टल ग्रिप मशीन जिसका प्रयोग 6 mm से छोटे व्यास के सुराख की ड्रिलिंग करने के लिए करते हैं। अगला हैवी ड्यूटी मशीन, तो जिनका प्रयोग 6 से 30 mm व्यास के सुराखों की ड्रिलिंग करने के लिए सामान्यतः ड्रिल का कटिंग जो कोण होता है यानी कि एंगल होता है वो 118 डिग्री होता है। तो आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहु बिंदु काटने वाला उपकरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रेती यानी कि फाइल। और ये जो प्रश्न है 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो रेती यानी कि फाइल एक बहु बिंदु काटने वाला उपकरण है। अगला है रेती यानी कि फाइल से जॉब पर बने खुरदरे सतह को फिनिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है फाइल यानी कि रेती सामान्यतः 100 से 200 mm तक लंबाई में पाई जाती है। अगला है हैवी कार्य के लिए 200 से 450 mm लंबाई तक फाइलों का प्रयोग होता है। अगला है फाइल यानी कि रेती कट और ग्रेड के अनुसार मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यदि मुख्य व्यास यानी कि मेजर डायमीटर 10 mm और पिच 1.5 mm हो तो टैप ड्रिल का जो आकार होता है वो ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 8.5 mm। और टैप ड्रिल का जो आकार यानी कि जो साइज होता है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो मेजर डायमीटर माइनस पिच। अगर मेजर डायमीटर में से पिच को घटा दें तो टैप ड्रिल साइज निकल जाता है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब आइए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो मेजर डायमीटर दिया गया है 10 mm है और पिच जो है वो 1.5 mm हो तो जो ड्रिल साइज होगा वो 8.5 mm होगा। जैसे कि मेजर डायमीटर से पिच डायमीटर यानी कि मेजर डायमीटर से हम अगर पिच डायमीटर को घटा दें तो जो ड्रिल साइज है वो ज्ञात किया जा सकता है। अगला है ड्रिल जो होता है वो सामान्यतः हाई स्पीड स्टील यानी कि उच्च गति इस्पात से बनाया जाता है। अगला है ड्रिल का जो साइज होता है वो निर्धारित करने के 4 पद्धति हैं। कौन कौन से किस में? तो mm में भी, दूसरा इंच में भी, तीसरा नंबर में भी, चौथा लेटर में भी, यानी कि चारों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लौह एवं अलौह धातु के छिद्रों के सर्वोत्तम परिष्करण यानी सुपर फिनिशिंग के लिए निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि होनिंग। और ये जो प्रश्न है 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो होनिंग प्रक्रिया से लौह एवं अलौह धातु के छिद्रों में सुपर फिनिशिंग किया जाता है। अगला है होनिंग विधि का प्रयोग अंदरूनी सिलिंड्रिकल सरफेसों के लिए किया जाता है। अगला है होनिंग ऑपरेशन एक मशीन पर किया जाता है जिसे होनिंग मशीन कहते हैं। अगला है जबकि लेपिंग फ्लैट और बाहरी सिलिंड्रिकल सरफेसों को स्मूथ
फिनिश लाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। छेनी यानी कि शीर्ष के ऊपरी भाग को किसके कोण पर चैम्फर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 10 डिग्री से 12 डिग्री के कोण पर चैम्फर किया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो छेनी यानी कि चीजल के शीर्ष भाग को 10 डिग्री से 12 डिग्री पर चैम्फर किया जाता है। अगला छेनी यानी कि चीजल एक कटिंग टूल है जो हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है। अगला है चीजल यानी कि छेनी का कटिंग एंगल जो कोण होता है या पॉइंट एंगल जो होता है वो 60 डिग्री सामान्यतः होता है। अगला है चीजल यानी कि छेनी का कटिंग एंगल काटी जाने वाली धातु पर निर्भर करता है। अगला है चीजल यानी कि छेनी का कटिंग एंगल नरम धातुओं के लिए कम रखा जाता है और जो हार्ड धातु होता है उसके लिए ज़्यादा रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक छेद के आकार को बढ़ाने और उसके सतह परिष्करण को बढ़ाने की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रिमिंग के रूप में जाना जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी होल के आकार को बढ़ाने और उसके सतह को परिष्करण को बढ़ाने के लिए रिमिंग प्रक्रिया यानी कि रिमिंग ऑपरेशन किया जाता है। अगला है पहले से किए गए छिद्र यानी कि होल को बढ़ाकर उचित आकार में लाने की प्रक्रिया को रिमिंग कहते हैं। अगला है रिमिंग प्रक्रिया में उपयोग होने वाले रिमर के द्वारा 0.02 mm से 0.15 mm तक धातु को काटा जाता है। अगला है रिमर के द्वारा होल को बड़ा करने की प्रक्रिया को रिमिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ड्रिल चक को किसके माध्यम से ड्रिलिंग मशीन स्पिंडर पर लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कुंज यानी कि आर्बर के माध्यम से। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्रिल चक को ड्रिल चक पर लगाए गए एक कुंज यानी कि आर्बर के माध्यम से मशीन के स्पिंडल पर लगाया जाता है। अगला है ड्रिल मशीन के स्पिंडल में ड्रिल बिट सीधे नहीं पकड़ा जा सकता है। अगला है ड्रिल को पकड़ने के लिए ड्रिल चक का प्रयोग करते हैं। अगला है ड्रिल चक कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है थ्री चक होता है, एक कॉलेट चक होता है, एक क्विक चेंज कॉलेट चक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यदि आप स्विच बोर्ड में एक छेद ड्रिल करना चाहते हैं तो आप एक किसका उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हस्त ड्रिल मशीन का उपयोग करेंगे। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो स्विच बोर्ड में छेद यानी कि ड्रिल करने के लिए हस्त ड्रिल मशीन यानी कि हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे। अगला है ड्रिलिंग मशीन का उपयोग आमतौर पर लोहा संबंधित निर्माण के कार्य, लकड़ी के काम, धातु के काम, मशीनी उपकरण निर्माण, भवन निर्माण के लिए किया जाता है। अगला है आमतौर पर इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन जो हाथ से संचालित होते हैं ये ज़्यादातर लोकप्रिय है। अगला है इसमें एक बीट होता है जिसे हम ड्रिल बीट या रोटेटिंग टूल भी कहते हैं। अगला है जो कि आमतौर पर हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। और ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक गोलाकार छिद्र में टैप द्वारा चूड़ी कर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टैपिंग कहा जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक गोलाकार छिद्र में टैप द्वारा चूड़ी काटने की प्रक्रिया को टैपिंग कहा जाता है। अगला है टैप, यह एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल है। अगला है टैपिंग करने से पहले एक निश्चित साइज का होल ड्रिल द्वारा बनाया जाता है तथा इस होल को रिमर द्वारा रिमिंग की जाती है। अगला है इसके बाद इसमें टैप को चलाकर अंदरूनी चूड़ियाँ काटी जाती है। अगला है टैप जो होता है वो हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, खरोचनी यानी कि स्क्राइबर का बिंदु कोण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 12 डिग्री से 15 डिग्री होता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो स्क्राइबर यानी कि खरोचनी का बिंदु कोण जो होता है वो 12 से 15 डिग्री होता है। अगला है स्क्राइबर यानी कि खरोचनी, किसी धातु पर लाइन खींचने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। अगला है स्क्राइबर यानी कि खरोचनी अधिकतर हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के बनाए जाते हैं। अगला है, और ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टूल किस मटेरियल का बना हुआ तो उस पर प्रश्न पूछा ही जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अगला है इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इसके सिरों या पॉइंट को पत्थर पर घिसकर 12 डिग्री से 15 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। अगला है स्क्राइबर की जो लंबाई होती है वो 125 से 200 mm तथा मोटाई 3 से 5 mm रखी जाती है। अगला स्क्राइबर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीधा स्क्राइबर, एक होता है मुड़ा स्क्राइबर यानी कि बेंट स्क्राइबर। अगला स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है क्योंकि इसे चिन्ह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा M10 टैप के लिए उपयुक्त ड्रिल आकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 8.5 mm। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो M10 टैप के लिए उपयुक्त ड्रिल साइज 8.5 mm होना चाहिए। अगला है टैप द्वारा किसी अंदरूनी बेलनाकार सतह पर चूड़ी यानी कि थ्रेड काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है किसी जॉब पर टैपिंग प्रक्रिया करने से पहले उस पर ड्रिल से होल किया जाता है। अगला, यह होल टैप के साइज से छोटा होता है परंतु यह होल टैप चूड़ियों के कोर डायमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। अगला है यदि होल कोर डायमीटर से अधिक बड़ा होगा तो चूड़ियों के क्रेस्ट जो होता है वो पूरी ऊंचाई तक नहीं आ पाएगी। अगला, इससे चूड़ी जो होता है चूड़ियों की जो शक्ति होता है वो कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जब एक मुड़ा हुआ ड्रिल किसी वस्तु पर एक रूक्ष छिद्र बनाता है तो इसका संभरण दर क्या होता है, यानी कि फीड रेट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संभरण दर बहुत ऊंचे होता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जब एक मुड़ा हुआ ड्रिल किसी वस्तु पर एक रफ यानी कि रूक्ष होल बनाता है तो संभरण दर यानी कि फीड रेट अच्छा होता है। अगला संभरण दर यानी कि फीड रेट, एक चक्कर में ड्रिल जितनी गहराई तक अंदर जाता है वही दूरी फीड रेट यानी कि संभरण दर कहलाती है। अगला है एक चक्कर में चली गई दूरी ड्रिल के आकार, प्रकार व काटे जाने वाली धातु पर निर्भर करता है। और एक बात यह भी है कि यदि ड्रिल का साइज छोटा है
तो उसे कम फीड दी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सानन यानी कि होनिंग का उपयोग किसके परिष्करण के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आंतरिक बेलनाकार सतह के परिष्करण के लिए किया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आंतरिक बेलनाकार सतह को फिनिश करने के लिए सानन यानी कि होनिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है सानन एक अपघर्षक क्रिया है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर बोर और छिद्र रिम्ड और बाहरी बेलनाकार सतहों की घर्षण के लिए किया जाता है। अगला है सानन वास्तव में एक कर्तन प्रचालन है और इसका उपयोग 0.25 mm से कम सामग्री को काटने के लिए किया जाता है। अगला है लेकिन कभी कभी इसका उपयोग 3 mm तक भी निकालने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन मशीन रिमिंग के साथ छिद्र रिमिंग के लिए कर्तन गति और फीड दर के चयन के लिए एक कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्थिरता की कठोरता। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो स्थिरता की कठोरता रिमिंग के साथ छिद्र रिमिंग कटिंग और फीड दर का कारक नहीं है। अगला है रिमिंग का कटिंग स्पीड और फीड दर जॉब के मटेरियल पर निर्भर करता है। अगला है रिमिंग प्रक्रिया। तो पहले से किए गए छिद्र यानी कि होल को बढ़ाकर उचित आकार में लाने की प्रक्रिया को रिमिंग कहते हैं। अगला है रिमिंग द्वारा किसी भी छिद्र यानी कि होल को 0.005 mm तक या प्लस 0.005 mm तक की शुद्धता में फिनिश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बड़े बेंच उत्पादन के लिए किस ड्रिल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गैंग ड्रिल मशीन का। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो बड़े बेंच उत्पादन के लिए गैंग ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। अगला है इस मशीन में प्रत्येक स्पिंडल को अलग अलग अथवा एक साथ चलाया जा सकता है और प्रत्येक स्पिंडल की स्पीड व फीड दर को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अगला है गैंग ड्रिल मशीन पर एक लंबा वर्किंग टेबल होता है जिसे इच्छा अनुसार ऊपर नीचे किया जा सकता है। अगला है इस मशीन का प्रयोग बहु उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एक समतल रेती का अनुप्रस्थ काट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आयताकार। और ये जो प्रश्न जो है 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक समतल रेती यानी कि फाइल का अनुप्रस्थ काट आयताकार होता है। अगला है रेती यानी कि फाइल। तो रेती अलग अलग प्रकार में निर्मित होती है, विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रेणीबद्ध होते हैं। अगला है अलग अलग आकार की सामान्य रेती यानी कि फाइल होती है, जैसे कि समतल रेती यानी कि फ्लैट फाइल। अगला है हस्त रेती यानी कि हैंड फाइल। अगला है वर्गाकार रेती यानी कि स्क्वायर फाइल। अगला है गोल रेती यानी कि राउंड फाइल। अगला है अर्ध गोल रेती यानी कि हाफ राउंड फाइल। अगला है त्रिकोणीय रेती यानी कि ट्रेंगुलर फाइल। अगला है नाइफ
धार रेती यानी कि नाइफ एज फाइल। अगला है फाइल यानी कि रेती के भाग कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है टैंग होता है, एक फेरूल होता है, एक शोल्डर होता है, एक हील होता है, एक फेस होता है, कटिंग एज होता है, टिप होता है, पॉइंट होता है। ये जितने भी सारे दिए गए हैं ये सभी रेती के भाग के नाम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक प्लेन छेद के पास विपरीत होती है जब, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जब छेद एक दूसरे के पास होते हैं। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक प्लेन छेद के पास विपरीत होती है जब छेद एक दूसरे के पास होते हैं। अगला है ड्रिल से किए गए छेद यानी कि होल को ड्रिलिंग कहते हैं। अगला है ड्रिलिंग एक काटने की प्रक्रिया है जो ठोस सामग्री में गोलाकार क्रॉस सेक्शन के छेद यानी कि होल को काटने के लिए ड्रिल बीट का उपयोग करती है। अगला है ड्रिल बीट को वर्कपीस के खिलाफ दबाया जाता है और प्रति मिनट सैकड़ों से हजारों क्रांतियों की दर से घुमाया जाता है। अगला है ड्रिल बीट जो होता है वो हाई स्पीड स्टील का बना होता है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। खराद के लीड स्क्रू, खराद के लीड स्क्रू में प्रयुक्त धागे का प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एक में। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो लीड स्क्रू पर एक में थ्रेड या वर्गाकार दोनों चूड़ी कटी होती है। अगला है लीड स्क्रू के द्वारा कैरेज को बेड के समानांतर चलाया जाता है। अगला है एक में थ्रेड का जो कोण होता है वो 29 डिग्री होता है। और ये वाला भी जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला है स्क्वायर थ्रेड, इसका प्रयोग भारी लोड वाले स्थानों जैसे कि जैक में किया जाता है। अगला इसका कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। किसका? तो स्क्वायर थ्रेड का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसे कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग में फिट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि टॉप स्लाइड को। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉप स्लाइड को कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग में फिट किया जाता है। अगला है कंपाउंड रेस्ट में एक सर्कुलर बेस होता है जिस पर डिग्रियों में ग्रेजुएशन बनी होती है। अगला है क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड रेस्ट को फीड स्क्रू द्वारा मूव किया जाता है। अगला है कंपाउंड रेस्ट में पावर फीड नहीं होती परंतु इसे हाथ द्वारा चलाया जाता है। अगला है क्रॉस स्लाइड कटिंग टूल के लिए मूवमेंट प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। परंपरागत रूप से एक खराद मशीन में किस प्रकार की सतह को टर्निंग ऑपरेशन द्वारा निर्मित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बेलनाकार। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो खराद मशीन पर बेलनाकार सतहों को टर्निंग ऑपरेशन द्वारा निर्मित किया जाता है। अगला है रफ टर्निंग टूल के द्वारा फिनिशिंग टूल पर स्मूथ सरफेस बनाते हैं। अगला है लेथ मशीन अन्य सभी मशीनों से बहुमुखी होता है। अगला है खराद मशीन का प्रयोग सर्कुलर सरफेसों की मशीनिंग करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। खराद यानी कि लेथ के डेड सेंटर का समाविष्ट कोण यानी कि आंतरिक कोण क्या है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 60 डिग्री। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लेथ में डेड सेंटर का समाविष्ट कोण यानी कि आंतरिक कोण 60 डिग्री होता है। अगला है लेथ मशीन में किसी ऑपरेशन के दौरान किसी जॉब को सहारा देने के लिए डेड सेंटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है डेड सेंटर स्थिर रहता है और जॉब को सहारा देता है, जबकि लाइव सेंटर जो है वो घूमता रहता है। अगला डेड सेंटर में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक टिप होता है, एक शैंक होता है, एक टैग होता है। अगला है डेड सेंटर के साइड पर मोर स्टेपर होता है। अगला डेड सेंटर जो होता है वो कास्ट स्टील से बनाया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। खराद मशीन में ड्रिल और रीमर जैसे कर्तन उपकरणों को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि टेल स्टॉक का उपयोग किया जाता है या फिर प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो लेथ मशीन में ड्रिल और रीमर को टेल स्टॉक के साथ सेट किया जाता है। अगला है लेथ मशीन में जॉब रोटेट करता है और कटिंग टूल स्थिर रहता है। अगला है जबकि ड्रिलिंग मशीन में जॉब स्थिर रहता है और कटिंग टूल क्या करता है? तो घूमता है। अगला है लेथ के टेल स्टॉक में ही डेड सेंटर को सेट किया जाता है। अगला है टेल स्टॉक लेथ मशीन में राइट हैंड पर सेट रहता है, यानी कि जो लेथ मशीन है तो इस तरफ टेल स्टॉक रहता है और इस तरफ हेड स्टॉक, यानी कि राइट साइड में टेल स्टॉक रहता है और लेफ्ट साइड में क्या रहता है? तो हेड स्टॉक रहता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसे उपकरण विराम यानी कि ब्रेक के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि संयुक्त विराम को। और ये जो प्रश्न जो है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो संयुक्त विराम को उपकरण विराम के रूप में भी जाना जाता है। अगला है अधिकांश ब्रेक यानी कि विराम पहिए के दोनों किनारों पर घर्षण का उपयोग करते हैं। अगला है पहिया पर सामूहिक प्रेस चलती वस्तु की गतिज ऊर्जा को गर्मी में परावर्तित करता है। अगला है ब्रेक यानी कि विराम 2 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है डिस्क ब्रेक होता है और एक ड्रम ब्रेक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में मशीनीकृत घटक मैनुअल रूप से दृढ़ किनारे या उभार के रूप में साफ और सुचारू होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि डेबरिंग। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो डेबरिंग प्रक्रिया में मशीनीकृत घटक मैनुअल रूप से दृढ़ किनारे या उभार के रूप में साफ और सुचारू होते हैं। अगला है डेबरिंग कट वेस्ट यानी कि बर मशीनिंग प्रक्रिया के बाद वस्तु से जुड़े शेष पदार्थ का एक उभरा किनारा या छोटा भाग होता है। अगला है यह विशेष रूप से पदार्थ का एक अवांछनीय भाग होता है और इसे डेबरिंग नामक एक प्रक्रिया में मैनुअल रूप से या डेबरिंग उपकरण के साथ हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। टेपर टर्निंग के लिए एक खराद मशीन का कौन सा भाग शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि क्रॉस स्लाइड।
और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो टेपर टर्निंग के लिए एक खराद यानी कि लेथ मशीन का पार्ट जो है वो क्रॉस स्लाइड शामिल रहता है। अगला है टेपर टर्निंग एक मशीनिंग ऑपरेशन यानी कि प्रक्रिया है। अगला है जिसका अर्थ है कि किसी बेलनाकार वर्कपीस का व्यास धीरे धीरे एक हिस्से से दूसरे हिस्से में घट जाता है। अगला है टेपर बाहरी या आंतरिक हो सकता है यदि वर्कपीस को बाहर की ओर टेपर किया गया है तो इसमें एक बाहरी टेपर है। अगला है यदि इसे अंदर की ओर टेपर किया गया है तो इसमें आंतरिक टेपर है। यानी कि अगर बाहर किया गया हो तो बाहरी टेपर और अंदर किया गया हो तो आंतरिक टेपर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। किसी आघात में एक छोर से दूसरे छोर एक नत्थीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि क्रॉस नत्थीकरण होती है। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी आघात में एक छोर से दूसरे छोर तक क्रॉस नत्थीकरण होता है। अगला है क्रॉस नत्थीकरण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस विधि का प्रयोग अल्पकालीन संभव समय में धातु की अधिकतम मात्रा में दक्ष निष्कासन के लिए किया जाता है। अगला है इसे सरल नत्थीकरण भी कहा जाता है। अगला है इस तकनीक में पदार्थ के किनारे पर रेती को दबाना शामिल होता है। अगला है इसका प्रयोग परिष्करण आकृतिकार या नुकीला करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बेजोर बेजोर विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नर्लन। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेजोर विकल्प में नर्लन प्रक्रिया है। अगला है नर्लन प्रक्रिया करने के लिए जॉब को लेथ मशीन के चक और टेल स्टॉक के बीच में थ्रू कर लिया जाता है। अगला है इसमें मशीन की गति कम कर ली जाती है। अगला है नर्लिंग टूल को टूल पोस्ट में क्लैंप करके मशीन को चलाया जाता है और फिर नर्लिंग टूल को जॉब के ऊपर क्रॉस स्लाइड को चलाकर प्रेस किया जाता है और फिर एप्रन को ज़रूरत के अनुसार चलाया जाता है। अगला है नर्लन जिसमें किसी पदार्थ पर सीधी कोणीय या आपस में काटती हुई रेखाएं बनाई जाती है। यह प्रक्रिया लेथ पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पारंपरिक ढंग से एक खराद मशीन में छीलन प्रक्रिया द्वारा किस प्रक्रिया के सतह का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बेलनाकार। और ये जो प्रश्न जो है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो पारंपरिक ढंग से एक लेथ मशीन में छीलन प्रक्रिया द्वारा बेलनाकार सतह का उत्पादन होता है। अगला है छीलन। अब छीलन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक अक्ष सममित सतह को उत्पादित करने के लिए वस्तु से अतिरिक्त सामग्री को हटाने की एक प्रक्रिया है। अगला है छीलन प्रक्रिया खराद मशीन उपकरण पर प्रदर्शित की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। बेजोर विकल्प का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नर्लन। और ये जो प्रश्न जो है 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेजोर विकल्प का सही चयन जो है वो नर्लन है। अगला है नर्लन एक
विनिर्माण संबंधित प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ पर सीधी, कोणीय या आपस में काटती हुई रेखाएं बनाई जाती है। अगला है, यह प्रक्रिया ज़्यादातर लेथ मशीन पर किया जाता है। अगला है, फोर्जन उचित स्थान पर संपीड़क दबाव का उपयोग करते हुए धातु की प्लास्टिक अवस्था को मनचाहा आकृति देने को फोर्जन या फोर्जिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। खराद का कौन सा भाग पश्च गियर, चालन पुल्ली इत्यादि का वहन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हेड स्टॉक। और ये जो प्रश्न जो है 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हेड स्टॉक खराद का पश्च गियर, चालन पुल्ली आदि का वहन करता है। अगला है, हेड स्टॉक मुख्य निकाय भाग है जो आधार के बाईं पक्ष पर स्थिर होता है। अगला है, हेड स्टॉक बियरिंग में केंद्रीय स्पिंडल को आलंबन प्रदान करता है और इसे सही ढंग से संरेखित करता है। अगला, हेड स्टॉक पर बने सहायक उपकरण गियर तंत्र, चालन पुली, स्पिंडल आदि है। अगला है, टेल स्टॉक आधार के आंतरिक भाग पर समायोजित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसे उपकरण विराम के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संयुक्त विराम को। और ये जो प्रश्न जो है 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो संयुक्त विराम के रूप में भी जाना जाता है किसे? तो उपकरण विराम को। अगला है, खराद तो वह मशीन उपकरण है जो वस्तु को केंद्र और आधार के बीच में पकड़ता है और वस्तु को इसके स्वयं के अक्ष पर घुमाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा खराद में चालन शाफ्ट के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि काउंटर शाफ्ट। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो खराद में चालन शाफ्ट के रूप में काउंटर शाफ्ट कार्य करता है। अगला है, काउंटर शाफ्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कई खरादों के काउंटर शाफ्ट पर एक सामान्य घिरनी से ड्राइव लेने के लिए खराद के धुरी पर 3 या 4 चरण घिरनी होती है। अगला है, काउंटर शाफ्ट मोटर में संचालित होता है जिसे अक्सर हेड स्टॉक के पीछे रखा जाता है। अगला है, इसका उपयोग मोटर से बोल्ट के माध्यम से शक्ति लेने के लिए किया जाता है और खराद मशीन के चालन शाफ्ट तक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। किस प्रकार की लेथ यानी कि खराद को कैम और कैम प्लेट के माध्यम से संचालित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रेसिजन लेथ। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो कैम और कैम प्लेट के माध्यम से प्रेसिजन लेथ को संचालित किया जाता है। अगला है, लेथ मशीन से विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन की जाती है जैसे कि ड्रिलिंग, चूड़ी काटना, धातु को चिप्स के रूप में छीलकर हटाना। अगला है, लेथ मशीन के कई पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है हेड स्टॉक, एक होता है टेल स्टॉक, एक होता है टूल पोस्ट, एक होता है गियर बॉक्स, एक होता है लीड स्क्रू होता है, एक लेथ बेड होता है, एक लेग होता है, आदि पार्ट्स लगे होते हैं। ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस कार्य से खराद यानी कि लेथ मशीन पर किसी शंकु के छिन्नक यानी कि फ्रस्टम
का आकार बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टेपर टर्निंग। और ये जो प्रश्न जो है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो टेपर टर्निंग द्वारा खराद मशीन पर छिन्नक का आकार बनाया जाता है। अगला है छिन्नक, यानी कि फ्रस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो शंकु के कुछ ऊपरी अंश को आधार पर बने वृत्त के समांतर समतल द्वारा काटे जाने पर एक नई आकृति का निर्माण होता है, जिसे हम छिन्नक कहते हैं। अगला है छिन्नक, यानी कि फ्रस्टम में आधार पर बने वृत्त और समतल द्वारा छिन्नक के ऊपरी भाग पर बना वृत्त एक दूसरे के समांतर होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। टरेट लेथ खराद पर आंतरिक या बाहरी टेपर काटने के लिए किस संलग्न यानी कि अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्लाइडिंग अटैचमेंट। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो टरेट लेथ यानी कि खराद पर आंतरिक या बाहरी टेपर काटने के लिए स्लाइडिंग अटैचमेंट का प्रयोग किया जाता है। अगला है टरेट लेथ। इस मशीन में कैप्स्टन हेड के स्थान पर टरेट हेड होता है। अगला है टरेट जो हेड होता है वो सीधे मशीन बेड पर लगा होता है। अगला है टरेट लेथ का प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। अगला है इन मशीनों का सेटिंग करने में अधिक समय लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य खराद यानी कि लेथ मशीन पर नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्लॉटिंग। स्लॉटिंग नहीं किया जा सकता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो लेथ मशीन के द्वारा स्लॉटिंग नहीं किया जा सकता है। अगला है स्लॉटिंग एक प्रक्रिया है, इसे स्लॉटर मशीन के द्वारा किया जाता है। अगला है स्लॉटर मशीन का प्रयोग स्प्लिन, ग्रूव और अधिक बनाने के लिए वर्कपीस से अवांछित चिप्स हटाने के लिए किया जाता है। अगला है जबकि टेपर टर्निंग, ड्रिलिंग, टैपिंग की प्रक्रिया लेथ मशीन द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक स्वतंत्र फोर्जा चक यानी कि 4 जबड़ों वाले चक के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जबड़ों को रेडियल रूप से अंदर और बाहर में गतिमान किया जा सकता है। ये सही है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सभी जबड़ों को रेडियल रूप से अंदर और बाहर में गतिमान किया जा सकता है। अगला है फोर्ज चक यानी कि 4 जबरा चक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 जबरा चक वाले चक को स्वतंत्र चक भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक जबड़ों को स्वतंत्र रूप से समायोजित किया जा सकता है। इसलिए वस्तु की कोई भी आकृति को चक में निर्दिष्ट किया जा सकता है। अगला है 4 जबरों वाले चक का प्रयोग नियमित और अनियमित आकृति की व्यापक सीमा के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे। ओके फ्रेंड्स,
क्योंकि इसमें वैसे वैसे टॉपिक्स को लिया गया है जहाँ से प्रश्न जो है वो आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसलिए इस वाले वीडियो को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखकर ही जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।